नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ सुमन वाजपेयी की कहानी टूटने दो चुप्पी। दीदी जल्दी करो ना, मुझे रोज़ दफ्तर पहुँचने में देरी हो जाती है। अविनाश की झल्लाई आवाज़ कानों में पड़ी तो आक्रोश का एक लावा दहक गया सुनीति के अंदर। नल को पूरी तीव्रता से खोलकर वह गुसलखाने में कुछ देर यूं ही खड़ी रही बेवजह, सिर्फ अपने को संयत करने की कोशिश में। फिर शावर खोलकर बड़ी देर तक नहाती रही, मानो वह दरवाजे पर पड़े मुक्कों के प्रति तटस्थ बने रहने की चेष्टा कर रही हो। हद करती है तू, बाद में नहीं नहा सकती थी? बाहर कमरे में माला फेरती माँ ने बड़ी कठोरता से कहा। राम राम, हे मालिक, तू ही सबका रखवाला है। खींच उठी सुनीति। एक तो जब देखो माला हाथ में लिए बैठी रहेंगी और फिर पैनी दृष्टि से उसे कुदेरती रहेंगी। मालिक ही अगर रखवाला होता तो उसे यूं ना अपने कंधों पर बोझ की सलीब ढोनी पड़ती, और फिर जब मन न रमे तो माला जपने से फायदा क्या? यह तो बस काम से बचने का आसान तरीका है। पूजा में विघ्न डालकर कौन पाप का भागीदार बनना चाहता है? जवाब देने का तो उसका मन नहीं करता, अब बस सुन लेती है शिकायतें और फरमाइशें। असल में सब लोग उससे इन्हीं दोनों चीज़ों की अपेक्षा रखते हैं। वह तो पूर्ति का एक साधन मात्र है। सबकी इच्छा और ज़रूरतों को शुरू से ही अहम मानने के कारण इन लोगों को उसकी आदत पड़ गई है। वैसे कसूर इनका भी नहीं। जो आगे बढ़कर जिम्मेदारियों की नौका खेना चाहे वही तो किनारे पहुंचा सकता है। कोई अपने पंख स्वयं काट लेता है, कोई उड़ सकता है। रोक तो दोनों पर ही लगाना मुश्किल होता है, अगर वह इच्छित हो तो। कैसी मति फिरी सुनीति की, सब बातों का विश्लेषण बखूबी करना जानती है। परिस्थितियों की जंजीरों को कभी काट नहीं पाई, बस लहूलुहान होती रही। पलायन क्यों नहीं कर लेती वह? अब तो अविनाश भी कमाने लगा है, फिर भी पहले की तरह घर का सारा दायित्व लिए बैठी है और सारे दिन अपमान और दूसरे दर्जे की दंश भी सहती है। ठीक भी तो है, लड़की तो सदा लड़कों के आगे बौनी ही पड़ती है, चाहे अपना सारा जीवन दांव पर क्यों करना लगा दे। सचमुच पढ़ी लिखी मूर्ख है वह। ऊपर से सबके तेवर ऐसे कि सुनीति को किसी बात की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। आखिर बाबूजी का बेटा है वह। वाह, क्या सुख पाया उसने बेटा बनकर। बाबूजी तो चले गए और वह बन गई एक मशीन। सुनीति अपने ऊपर पैसा न खर्चे, महंगे कपड़े न खरीदे। सैंडल टूट गई है तो क्या, एक टांका लगवा ले। छोटे भाई बहन हैं, उनकी ज़रूरतें पहले है। बस सदा से माँ के मुंह से यही सुनती आई है, एक बार भी प्रशंसा नहीं। ममता का स्पर्श तो खैर दूर की बात है। क्या स्वार्थी इंसान के प्यार के सारे सोते सूख जाते हैं? बाबूजी का देहांत हुआ तो वह मात्र 19 वर्ष की थी, अब 39 की हो गई है। पूरे 20 वर्ष गुजर गए दूसरों के लिए जीते जीते और बेटा होने का तमगा लटकाए हुए। पहले ठीक था, बड़ी होने के नाते उसे ही घर संभालना था। वैसे भी बाबूजी जाते जाते उसे यह कहकर सारी बुआगडोर सौंप गए थे कि उन्हें विश्वास है कि अपनी समझदारी के कारण वह घर की दीवारों को चरमराने नहीं देगी। उस समय अपने छोटे भाई बहन व रोती सिसकती माँ का हाथ दृढ़ता से थामे रखने पर उसे अभिमान हुआ था। वैसे भी तब उसने कहाँ सोचा था कि वे सब उसका हाथ पकड़े रहने के इतने आदी हो जाएंगे कि उसे ही घर की नींव मान लेंगे। हाँ, नींव ही तो बन गई है वह। सख्त, थोड़ा सा झुकने या लचीला होने का अधिकार उसे नहीं है, क्योंकि उसके हिस्से में तो सिर्फ कर्तव्यों की अंतहीन सूची ही आई है। माँ, अविनाश और मिनती आखिर क्यों उसकी संवेदनाओं के प्रति तटस्थ हो गए थे? अपने बच्चों की तरह उन्हें पाला, पर वे दोनों ही सदा उलाहनों से उसे छलनी किया करते हैं। अपनी पढ़ाई और साथ साथ नौकरी के कारण वह स्वयं भी अपने मन को मारती रही। पैदल ही चलती ताकि बस के किराए से मिनती के चॉकलेट टॉफ़ी खरीद सके, अविनाश की किताबें जुटाती या अपनी सास संवार को देखती।
मिनती और अविनाश कुछ मांगते तो झट माँ उसकी ओर देखती हुई कहती, सुनीति से कहो वही लाएगी। लेकिन माँ ने कभी यह नहीं कहा कि सुनीति कभी अपने लिए भी कुछ खरीद लिया कर। क्या विधवाओं की तरह सादी सूती साड़ी लपेटे रहती है? क्या उन्हें नींव में प्राण फूंक जाने का भय था, या यह विश्वास था कि सुनीति के दिल में चाह की कोई जगह ही नहीं हो सकती? मैडम, इन कागजों पर हस्ताक्षर करवाने थे। दरवाजे पर अभी नया नियुक्त हुआ क्लर्क सहमी मुद्रा में खड़ा था। मैडम की संजीदगी व सख्त मिजाज से वह अब तक परिचित हो चुका था, इसलिए हमेशा डरा सहमा रहता था। हाँ, रख दो, सुनीति ने भरसक सामान्य होते हुए कहा। वह कहीं से भी अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपनी मेहनत और कार्यकुशलता के कारण ही तो आज वह इतने उच्च पद पर आसीन हो पाई है, जहां उसके नीचे 50-60 लोग काम करते हैं। कंपनी के मालिक उसकी निष्ठा से अति प्रसन्न हैं, इसलिए तरक्की भी खुले दिल से करते हैं। हालांकि उनके दृष्टिकोण को जानकर एक बार आहत हुई थी, लेकिन वह कटु सच्चाई है यह सोचकर सह गई थी। असल में मिस सुनीति, आप जानती हैं कि आप इतनी लग्न व कार्यकुशलता से काम क्यों कर पाती हैं? इसलिए कि आप अविवाहित हैं। विवाह होते ही औरत पति व बच्चों में अपने को भूल जाती है। यू नो, वी प्रेफर अनमैरिड गर्ल्स। उनकी कैपेबिलिटी बरकरार रहती है। नंगी सोच हर तरफ है, चाहे घर हो या दफ्तर। इसलिए वह बिना प्रतिक्रिया या प्रतिवाद के हर बार अपने इर्द गिर्द कठोरता की दीवारें खड़ी करती जाती है। पर ये दीवारें अंदर से सुरक्षित नहीं हैं। इनमें कटाक्षों व उपहासों की ईंटें चुनी हुई हैं। मिनती तो सुनीति के सामने सुंदरता व शिक्षा में 19 ही है। सुनीति का गौरवर्ण देहिष्टि ऐसी कि मानो विधाता ने एक एक अंग तन्मयता व रुचि से गढ़ा है, जबकि मिनती सांवली, ऊपर से नैन नक्श भी अटपटे। ऐसा कुछ भी नहीं कि दृष्टि गड़ाओ तो हटे ही नहीं, लेकिन फिर भी जब तक उसका मजाक उड़ाती रहती है। कितने ही गर्व के साथ हितलाती हुई अपने उच्च शिक्षित व पैसे वाले पति के साथ आती है और बेवजह खिलखिला पड़ती है। क्या दीदी, तुम्हें तो साड़ी खरीदने की भी तमीज नहीं है? एम्पोरियम से एक से बढ़कर एक साड़ियां दिलवा दूंगी। मैचिंग का भी ख्याल रखा करो। वह जानती कि मिनती ऐसा बहन के प्यार से लबालब होकर या उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए नहीं कहती, केवल उसका अपमान करने के लिए कहती है। तब माँ भी तपाक से कह उठती, अरे उसकी छोड़, अब क्या सजेगी संवरेगी, तू अपनी कह, खुश तो है ना? कसमसा कर रह जाती सुनीति। मिनती के विवाह की एक एक बात उसे याद है। देख सुनीति, लड़का तो मिनती ने स्वयं ढूंढ लिया है। अब कम से कम ब्याह तो धूमधाम से होना चाहिए। लड़के वालों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अविनाश की तो अभी नौकरी लगी है, सो उससे उम्मीद करना बेकार है। तुम्हें ही सब इंतजाम करना है। पर माँ, सारी स्थिति से तो अवगत हो तुम। उसने दबे स्वर में विरोध करना चाहा था। माँ के सामने ही क्या, वह तो किसी के सामने भी मुंह नहीं खोल पाती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, चाहे जो कर। सुनीति ने प्रोविडेंट फंड निकाला, कुछ कर्जा लिया, फिर भी अंत तक मिनती और माँ मीन मेख निकालते ही रहे। मिनती दुल्हन बनी, माँ ने बलैया ली। सुनीति का मन हुआ माँ को झिंझोर कर पूछे, क्यों माँ, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बेटी का कुंवारापन नहीं दिखता? क्या उसे सुहाग के श्रृंगार में नहीं देखना चाहती? लेकिन सुनीति तो सिर्फ सहने के लिए पैदा हुई है। बाबूजी का दायित्व ढोने को, पर क्या बेटों की शादी नहीं की जाती? अविनाश के लिए लड़की ढूंढने के लिए माँ ने दिन रात एक कर दिए। इतनी अच्छी नौकरी करती है, लेकिन वह अभी भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो नहीं पाई है। दीदी, सोचता हूँ अगर कुछ पैसा होता तो कोई व्यवसाय शुरू कर लेता। रोज कोई ना कोई फरमाइश लगी ही रहती है। मिनती के बच्चे हुए तो माँ उसके आगे हाथ पसार कर खड़ी हो गई।
अविनाश के बेटा हुआ तो बड़ा फंक्शन करना जरूरी है, सो सुनीति ही इंतजाम करे। मानो उसके सर थोपना कुछ गलत ही नहीं है, उनका हक बनता है कि उसका खून चूसें। बाबूजी की लाडली जो थी, फिर उसको अपने स्टेटस के अनुरूप ही सब कुछ करना चाहिए, वरना उसकी ही हंसी उड़ेगी कि इतनी बड़ी अफसर और भतीजे के पैदा होने पर होटल तक में पार्टी न दी। अपने लिए कभी कुछ जमा कर ले, ऐसा ना तो सुनीति के मन में विचार कौंधा, ना ही कभी इतना बचा। हमेशा ही उसका परिवार, जिसमें उसकी स्थिति नगण्य है, दैत्याकार की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अविनाश की पत्नी नेहा उसे न सिर्फ आदत देती है, बल्कि उसका पक्ष भी लेती है। माँ ने तो कभी उसके खाने पीने की चिंता नहीं की, लेकिन उसे पराई लड़की ने अपनापन दिया है। सुनीति को लगता है कहीं इसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं, किंतु उसका स्नेह दिखावटी नहीं लगता। वह तो उसे सिर्फ कमाऊ मशीन नहीं समझती। बिस्तर पर लेटी तो लगा शरीर ही नहीं मन भी थक गया है। इतनी उम्र व्यस्तता में ही निकल गई, लेकिन कभी अगर कुछ पल मिले तो पलकों पर सैकड़ों सपने उगाते हैं। सांसों का बढ़ता आवेग उसे स्पर्श और आलिंगन की चाहत से भर देता। एक उन्मुक्त आकाश की चाह जिसमें असंख्य सितारे झिलमिलाते हों, किसको नहीं होती। आते जाते नौकरी के दौरान दफ्तर में या नाते रिश्तेदारों के यहाँ बहुत से पुरुष टकराए भी, मन में उमंग के दीप भी चमके, लेकिन सदा यही सोच से समी रहती कि उसकी जिम्मेदारियों को कौन बांटना चाहेगा, या फिर वही क्या उनमें सेंध लगा पाएगी। बस इसी कश्मकश में वक्त सरकता रहा। वैसे भी जब घर में उसके प्रति किसी ने रुचि न ली तो उसे स्वयं भावनाओं को प्रकट करने में संकोच ही होता। न जाने सब क्या समझ बैठे। प्रकृति प्रदत्त शारीरिक इच्छाओं का दमन करना उसने सीख ही लिया। उसकी जैसी न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, यही सोचकर उसे एकांत में बड़ा संबल होता। आंखें बंद करते करते न जाने कैसे और क्यों कर नए नियुक्त हुए क्लर्क का चेहरा घूम गया। क्या नाम है उसका? हाँ, प्रदीप। बेचारा कितना घबराया रहता है, मानो वह कोई आतंकवादी हो जो सामने पड़ते ही उसे गोली मार देगी। मुस्कान सी बिखर गई सुनीति के होठों पर। उससे ब्याह? बड़ी अजीब बात है ना? या फिर किसी पुरुष के सानिध्य की चाह? दीदी, दूध ले लीजिए। आंखें खोलकर देखा तो सामने नेहा खड़ी थी। थोड़ी देर बैठना मेरे पास। स्नेह से उसका हाथ पकड़ते हुए सुनीति ने उसे अपने पलंग पर बिठा लिया। एक बात बताएगी? सुनीति ने बिना भूमिका के ही प्रश्न दागा। क्या? नेहा हैरान थी, क्योंकि दीदी को सदा उसने चुप ही रहते देखा था। पराई होकर भी तू मेरा इतना ख्याल रखती क्यों है? ना ना, कुछ और मत सोचना, बस इसीलिए पूछा क्योंकि मेरी अपनी माँ तक मुझसे गैर व सौतेला व्यवहार करती है। कहीं तुम मुझ पर तरस तो नहीं खाती? दीदी, आप अभी भी मुझे पराई समझती हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप विरोध करें। आखिर कब तक अपने अरमानों का गला घोटेंगी? मैं नहीं जानती कि विवाह को आप कितना जरूरी व महत्वपूर्ण मानती हैं, लेकिन कम से कम अपने लिए तो जीना सीखिए, वरना दूसरों के लिए फायदा उठाना क्या मुश्किल है। एक औरत हूँ, इसलिए आपके दर्द को महसूस करती हूँ। दीदी, हर किसी का साया एक हद तक अच्छा लगता है, मेरा इसे स्वार्थ कह सकती हैं। अविनाश को लगता है कि दीदी हैं तो क्या चिंता, जिम्मेदारी की भावना आएगी ही नहीं उसके अंदर। हमेशा यूं ही कर्तव्यों से भागते रहने की आदत पड़ गई है। फिर क्यों त्याग की मूर्ति बनी रहना चाहती हैं आप? रिश्तों में स्नेह ममता आवश्यक है, तो दूसरों को अपने अस्तित्व का एहसास दिलाए रखने के लिए कठोर सच की रेखा खींचना भी जरूरी है। दीदी, मैं बहुत तुच्छ हूं आपके समक्ष, पर आपको अन्याय सहते देख आपकी कमजोरी का एहसास होता है, बड़प्पन का नहीं।
नेहा न जाने की आवेश में बोल गई थी यह सब। कमरे से जाते देखती रही सुनीति उसे, चुप, निर्विकार। रोकने की ताकत चुक गई थी उसकी। यह कड़वा सच था या उसे झंझोरने का प्रयास? ठीक ही तो कहा था नेहा ने। आज तक वह स्वयं को इसलिए कोसती आई थी कि बाबूजी उसे बेटा बनाकर छोड़ गए थे, लेकिन उसने ही कहा कभी उस पदवी से हटने की कोशिश की। बस सदा यही सोचती रही कि कोई और ठीक तरह से उत्तरदायित्व तो निभा ही नहीं पाएगा। थोड़ी सी अपनी तरफ से ढील छोड़ती तो क्या अविनाश, मिंती या माँ ही उसके बारे में सोचकर अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं हो जाते? जब केवल किसी को अधिकार जताने की आदत ही डाल दो तो फिर कैसे वह अपने दायित्वों से परिचित हो पाएगा? अविनाश और मिंती बचपन से यही देखते आए हैं कि दीदी उंगली पकड़े उनके साथ है। अकेले चलने की आदत ही कहाँ पड़ी? दूसरों के लिए जीना उन्होंने सीखा ही कहा। और माँ सहारा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा व बुढ़ापा काटने के लिए अगर स्वार्थी बन भी गई तो इसमें गलत भी क्या है? जो नैया खेएगा उसे ही तो नाव सौंपी जाएगी। नेहा इस बात को समझ गई। अगर वह भी विरोध करना सीखती तो क्या अब तक यूं ही भटकती रहती? अपने लिए जीने की ख्वाहिश, छोटी छोटी इच्छाओं का दमन न करती। फैसले तो लेने ही पड़ते हैं, जैसे कि मिंती ने लिया। अफसोस करना वास्तव में बुज़दिली है। और फिर अब तो घर व्यवस्थित हो चुका है, उसकी सोच पलायन नहीं कहलाएगी। पर अब इस उम्र में क्या क्या करना चाहती है यह? उपलब्धियों के तो अनेक तमगे चिपके हैं उसके साथ। कहीं चली जाए या फिर मनचाहे ढंग से जीना आरंभ कर दे। अंतहीन प्रश्नों की कड़ियों का जवाब जानने के लिए उत्कंठा में ही न जाने उसे कब नींद आ गई, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। हे राम! सूरज घर के भीतर घुस आया। सारी दुनिया हिलने से लग गई और ये है कि निश्चिंत पड़ी है। माँ के कर्कश स्वर से सुनीति की नींद टूटी। कितने अरसे बाद वह एक मीठी नींद सोई थी। शायद तबीयत खराब हो माँ जी, वरना दीदी का रोजमर्रा का अनुशासन तो कभी भंग नहीं होता। नेहा की बात सुन सुनीति को रात की सारी बातें फिर मथने लगी। एक दिन भी वो अपनी इच्छा से देर तक तो नहीं सो सकती। आखिर माँ का ऐसा कौन सा काम रुक गया है उसके सोने से? बस वह सुनीति को सुख की चाह करते नहीं देख सकती। तभी तो नेहा की बात सुनकर भी परेशान होने की बजाय झल्लाते हुए बोली, कोई तबीयत खराब नहीं रानी जी की, आलस सता रहा होगा। आजकल उसके तेवर कुछ बदले बदले से रख रहे हैं। जा उठा उसे। माँ जी, दीदी आप ही की बेटी है ना? नेहा का तीखा प्रहार माँ को ही नहीं सुनीति को भी हिला गया। यह लड़की क्या अनर्थ कर रही है उसकी खातिर? बेवजह माँ से उलझ रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अविनाश का तेज स्वर सुनी सुनीति बाहर आने को मजबूर हो गई। अपनी आग में वह नेहा को नहीं जलाना चाहती थी। क्यों बिगड़ रहे हो तुम लोग नेहा पर? एक दिन देर से क्या उठ गई हो, भूकंप आ गया? प्रतिवाद के शब्दों का यह पहला ज्वार था, इसलिए आवाक होना लाजमी था। अपने आप में सिमटी रहने वाली सुनीति मौन की केंचुल से बाहर आ गई कैसे? क्या उसकी सहन शक्ति जवाब मांगने को बेचैन हो उठी है? राम राम, तू ही सबका रखवाला। माला जपना शुरू कर माँ पूजा वाले कमरे में चली गई और अविनाश सहमा दीदी की आंखों से निकलती क्रोध की लपटों को देखने लगा। मुस्कुरा रही थी तो सिर्फ नेहा, यह विजय उसकी भी तो थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना केवल स्कूल कॉलेज की किताबों के पृष्ठों में दफन होने के लिए तो नहीं है, उन्हें साकार जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। वरना सारी जिंदगी लड़ते रहो, अपने भीतर की शक्तियों को दबाते रहो, फिर भी अन्य लोग तुम्हें न समझने का ढोंग ही करते रहेंगे। असल में सभी दूसरे के कंधों पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं, केवल मौके की तलाश रहती है।
जीने का उत्साह जब भरा तो स्वयं बदलाव महसूस किए सुनीति ने अपने भीतर। आईना बहुत अपना सा लगा। रेशमी साड़ी और बाल खोल जब कमरे में बाहर आई तो माला जपती मां रुक गई। अब कौन सा नया नाटक रच रही है तू? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल रखा होता। आंसू बहने को आतुर हो उठे उसकी आंखों से। मां को आज उसकी उम्र का ध्यान आया। तब क्यों नहीं आया जब सचमुच में उसके संवरने की उम्र थी? पर सामने नेहा को देखकर एक मूक संबल मिला। क्या हुआ है मेरी उम्र को? जब तुम साड़ी और गहने गढ़वा सकती हो तो क्या मैं बिल्कुल ही गई गुजरी हूं? राम राम, तू ही बचा। अब कहीं कोई ऊंच नीच कर मेरा बुढ़ापा मत खराब कर देना। बहुत चक्की रह गई सुनीति। दीदी, वह कुछ पैसे। बहुत हो गया अविनाश, अब अपने भविष्य का फैसला स्वयं करो। तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम कुछ कर सको। मैं अब कुछ नहीं करूंगी। मां के लिए यह दूसरा आघात था। हे भगवान, किसकी प्रेत छाया पड़ गई है इस पर? ऐसे समय में मिंती को बुलाने के सिवा उन्हें कुछ न सूझा। अपने पति के प्यार में डूबी मिंती को सुनीति का नया रूप बिल्कुल न भाया। जरा सा बनाव श्रृंगार क्या कर लिया कि परियों जैसी लगने लगी। आंखें ही चौंधी आ गई। अपने को फीका पड़ जाना उसे कति भी अच्छा न लगा। तू ही समझाना मिंती उसे, पता नहीं क्या लक्षण दिखाए। मां फुसफुसाई। क्या समझाऊं मां, और क्यों? यह क्या कम है कि दीदी ने हमें बीच मझधार में नहीं छोड़ा? सब तो पार लग गए। अब तो उन्हें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो। अब रोका तो ज्वालामुखी फट जाएगा मां। पता भी नहीं चला कि भीतर ही भीतर वह इतनी धधकती रहती थी। टूटने दो चुप्पी को, वरना राख के ढेर लग जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थ की कोई सीमा भी नहीं। मिंती न जाने किस आवेश में यह बात बोल गई। तू भी मुझे ही दोष देगी? सब कुछ तुम लोगों की ही खातिर किया है। रहने दो ना मां, बस अपने इस बेटे को मुक्ति दे दो। बेटी का चोला पहनने दो, उसे पंख दो, उड़ने दो। उस दिन मां माला न उठा सकी। जिम्मेदारियों की लाठी पकड़ ली। बेटी के प्रति अथाह समुद्र का सागर हृदय में हिलोरे मारने लगा। कितने बरस गुजर गए हैं सुनीति को गले लगाए। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाए।